तो अगेन वेलकम है आप लोगों का 10 मिनट रैपिड रिवीजन में, वो भी मैथ्स के सब्जेक्ट में। आप लोगों को अगर और किसी की भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके और हमारा चैनल को भी आप फाइंड कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है 10 मिनट रिवीजन चल रहा है, जिसमें सारे जो चैप्टर्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जिनको अगर आप पढ़ के चले जाओगे और इनके क्वेश्चंस करके चले जाओगे तो क्या होगा, अच्छे से एग्जाम में पास हो पाओगे या फिर अच्छे से परसेंटेज आ पाएंगे आप लोगों के। तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने बनाई थी रियल नंबर्स की, तो वो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। देन द सेकंड इज लीनियर इक्वेशंस इज टू वेरिएबल्स। अब देखो इसमें भी थोड़ी सी चीज़ है जो आप लोगों को फोकस पे लेकर आनी है और थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो सबसे पहली बात है कि ये इसमें से एक मार्क का पूछा जा सकता है हमारे तुम लोगों के एमसीक्यूज में, जिसमें कि क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है और सेम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 है। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे भी एग्जाम में आया था कि यहाँ पर इसको ये फिल करो या फिर इसमें कोई भी स्पेस खाली दे रखा था और इसे फिल करो, तो इसीलिए इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, लीनियर इक्वेशन की। तो ओके बस गई ना दिमाग में, अच्छी बात है। अब यहाँ से देखो मैंने 3 एरो निकाल रखे किस किस के लिए। अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसका मतलब इनको सॉल्व करने का तरीका भी होगा। अब मैं अगेन ये बात कह रही हूँ कि इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को अच्छे से बताऊं कि लीनियर इक्वेशन ये होती है, इसमें 1 पावर होती है, इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं जो कभी भी बदलते रहते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट। तो बस इसको समझ जाओ, ठीक है। सेकंड इसमें है, देखो फर्स्ट है एल्जेब्रिकल, ग्राफिकल और इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमें इससे भी कोई काम नहीं, अभी काम है इससे और इससे। इसमें बोला है एल्जेब्रिक मेथड, मतलब ये कि एल्जेब्रा मेथड मतलब क्या होता है, इसमें नंबर्स का यूज हो, किसका यूज हो, नंबर्स का हम यूज कर के, या फिर कोई बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं जो प्लस माइनस नेगेटिव और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का यूज करके हम इनको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो उसके 2 मेथड है एल्जेब्रिक में भी, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। अब देखो जो भी इक्वेशन दे रखी होगी लीनियर इक्वेशन की, वो सब इसी फॉर्म में होगी, किस फॉर्म में, ऊपर वाली स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में। फिर है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब ये कि एक की जगह अगर ये है तो इसकी जगह इसको कर देना, मतलब रिप्लेस करना एक तरह से। ये मान लो कि अगर इंसान को यहाँ पर बैठा, मान लो फर्स्ट सीट पर कोई लड़का बैठा है, मैं उसकी जगह उठा के एक लड़के को बैठा दूँ, मतलब बैठा तो कोई ना लेकिन कोई और दूसरा बैठा उस पहले के वाले की जगह। तो सेम ऐसे सब्स्टिट्यूट में हम क्या कर देते हैं, एक्स की जगह पे क्या कर देते हैं, वाई ला के रख देते हैं, हम ऐसे इक्वेशन बनाते हैं। अगर आप लोगों को इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है, फिर एल्जेब्रिकल में, एल्जेब्रिक और ग्राफिकली, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पीडीएफ को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट वन है सब्स्टिट्यूशन, जिसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक तरह से मान लो रिप्लेस होना कहते हैं, ठीक है। द सेकंड वन इज एलिमिनेशन। अब देखो एलिमिनेशन आप लोगों ने स्क्विड गेम तो देखा ही होगा, जिसमें एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेट मतलब बिल्कुल ही गायब कर दो, इसको डिसअपीयर कर दो। तो सेम ऐसे पहले क्वेश्चन में से या तो हम एक्स, फिर सेम दूसरी क्वेश्चन में से एक्स, इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, गायब कर दो, तो वाई बचेगा, वाई का बोला वाला होगा, वाई को आराम से आप लोग निकाल सकते हो। चलो ठीक है, एलिमिनेशन का भी ये हो गया। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट, बिल्कुल ही हटा दो। तो सेकंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड। अब इसका मतलब क्या, और एक और चीज, अगर वर्ड्स में बोला जाए कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकली, तो ग्राफिकली से सॉल्व करना, और बोला जाए सॉल्व द इक्वेशन बाय एल्जेब्रिकली, सो आप लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक मेथड का यूज बोला है, इसमें बोला है कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन, तो आप लोगों को यही यूज करना है, अपनी बुद्धि नहीं चलानी, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और उसे लेकर आना है। फिर है दूसरा ग्राफिकल मेथड। अब देखो इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, इसमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है, ठीक है। सबसे इक्वेशन पहले क्वेश्चन के लिए टेबल बनती है, सेम ऐसी दूसरी के लिए बनती है, फिर उनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, 2 लाइन्स बनती है। अब देखो जरा 2 इक्वेशन तो 2 लाइन्स बनेंगी, फिर ये डिसाइड करना है कि इंटरसेक्ट कर रही है कि ये चीज हो रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर ग्राफिकली मेथड करना है तो इससे यहाँ का भी ये चीज भी तुम लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये देखते हैं आप, थर्ड वन इज इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है किसी ग्राफ पर, तो उसकी क्या क्या एबिलिटीज हो सकती है, मतलब वो क्या क्या चीज कर सकती है। तो सबसे पहला है यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देती हूँ, मैं ग्राफ आपको यहाँ पर बना देती हूँ सबसे पहले तीनों के। तो यूनिक सॉल्यूशन का हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, मान लीजिए ये वाली लाइन है
और सेम ऐसी ये वाली लाइन, फिर सेम ये यूनिक की हो जाएगी। तो यूनिक में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जो 2 लाइन्स हमने बनाई उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए, तभी हम बोलते हैं इसे यूनिक सॉल्यूशन। द सेकेंड वन इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मीन्स टू से कोइंसाइड। अगर एक लाइन ऐसी है तो दूसरी लाइन भी जस्ट इसी के ऊपर बनेगी कुछ इस तरीके से ऐसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कोइंसाइड, इसीलिए हो गया। फिर है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा कि नो इंटरसेक्शन, मतलब कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। अब जब भी ऐसी कोई हमारे पास वैल्यू आती है जिसमें नो इंटरसेक्शन हो, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इट मीन्स दीज लाइन्स आर पैरेलल, मतलब वो लाइन्स कैसी है हमारी, पैरेलल है। तो तुम चाहे ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। और कोइंसाइड में एक के ऊपर एक होना चाहिए, तरह से ओवरलैप करना चाहिए, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो तो उसे बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग। देखो ये तीनों चीज अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ग्राफ में बोला, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा सकता है राइट द इक्वेशन फॉर ए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर उसने कंसिस्टेंट बोला होगा ना, क्योंकि देखो कंसिस्टेंट तो ये भी होता है, तो इसीलिए वो कंसिस्टेंट के साथ साथ कोई एक इन्फॉर्मेशन जरूर देगा आप लोगों को, वो बोलेगा राइट द ग्राफ ऑफ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन विद कोइंसाइड लाइंस। तो कोइंसाइड लाइंस हमेशा इनमें आती हैं, तो इसके लिए तुम ग्राफ बना सकते हो या फिर इनके सॉल्यूशंस लिख सकते हो। अब इसके रिजल्ट्स देख लो जरा। यूनिक के क्या है, a1 अपॉन में a2। अब ये a1 a2 यहाँ से आते हैं, पहले इक्वेशन का x का साथ वाला कोएफिशिएंट a1, फिर सेम a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। इसके भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द सेकेंड वन इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जिसमें a1 अपॉन में a2 तीनों चीजें इक्वल रहती है। अब जरा ध्यान से देखो, यूनिक में हमने C1 को एक साथ नहीं लिया, C1 का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट में और नो में हमारा रोल है किसका, C1 का। इनफाइनाइट में तो इक्वल है तीनों चीजें, लेकिन नो में क्या है, नॉट इक्वल टू है तीनों चीजें, और इनके नाम अच्छे से आप लोगों को क्या करने हैं, याद करने हैं। इनफाइनाइट के कंसिस्टेंट होता है कंसिस्टेंट विद कोइंसाइड होता है, और सेम ऐसे नो सॉल्यूशन का इनकंसिस्टेंट होता है विद नो इंटरसेक्शन हो जाएगा। आया समझ में। इस वाले स्लाइड में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है, सारा बेसिक बताया किसका, चैप्टर्स का। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हाँ एक वर्ड प्रॉब्लम भी होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में से भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं और के सेक्शन में, मतलब अगर ऊपर लीनियर है तो नीचे भी लीनियर आएगी, तो क्यों ना हम लीनियर की भी एक वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो फिर करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब तक पढ़ ली, पिछली वाली स्लाइड्स पढ़ ली ना, चलो ठीक है। अब इस पे आते हैं कि हम कैसे लीनियर इक्वेशन का यूज करके इस छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। छोटा तो खैर नहीं है, बड़ा ही है, लेकिन कैसे सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमें एजेस पता चल जाए। तुम लोगों को पता है लीनियर इक्वेशन का इतना ज़्यादा यूज होता है ना, कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता तो उसके अगर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मान के चलेंगे ना, तो उसके मेथड से फिर हमारा आंसर भी आ सकता है। मतलब अगर ये दुनिया, मैथ की दुनिया क्या है, लेट करने की, बस लेट करते चलो और आंसर अपने आप में आते रहेंगे। तो इसमें क्या बोला है, 6 years hence a man's age will be 3 times the age of his son। अब इसमें 2 कैरेक्टर की बात करी गई है, एक है मैन और एक है हमारा सन। तो हमें बिना कुछ सोचे समझे या फिर बिना कुछ पढ़े अभी क्वेश्चंस को ये मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी x एंड सन बी y years। मतलब ये कि दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है, मैन की x है और सन की क्या है, y है। कोई इक्वेशन फिर बनाना शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या बोला है, 6 years hence। अगर कहीं पे hence बोले, लेटर बोले, आफ्टर बोले, तो इसका मतलब समझ जाना कि 6 साल बाद ही बोला है। बाद का मतलब होता है प्लस करना, क्या करना, प्लस करना। तो इसीलिए इसमें बोला 6 years hence। अब जरा तुम सोचो, 6 years hence a man's age। और कुछ बच्चे क्या करेंगे कि मैन की एज में 6 प्लस कर देंगे, बच्चे को छोड़ देंगे। लेकिन भाई 6 साल अगर बीत रहे तो हर किसी की एज ही तो बढ़ेगी ना। तो सेम ऐसे हम मैन की एज में और सन की एज में क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या, x प्लस 6 कर दिया, फिर इजिकल्स टू लिख दिया y प्लस 6। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा जो भी हमारा आउटपुट निकलता है उन दोनों को किस में रखना है तुम लोगों को, इक्वल्स टू में। अब यहाँ पे क्या बोला है, 6 years hence, ठीक है। क्वेश्चन है अ मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स। मतलब ये क्वेश्चन को जरा अच्छे से रीड करो, थोड़ा सेंस निकालो कि अ मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स। हमें यहाँ से इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि इसमें मैन की एज को 3 टाइम्स बोला है। अगर मैन की एज को 3 टाइम्स बोला है, इसका मतलब बेटे की एज में क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। मतलब बेटे की एज में 3
मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ y के साथ नहीं, ठीक है। 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, ये हमारी बन गई। फिर बोला है एंड, मतलब यहाँ पर पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं, इससे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा x + 6 = 3y + का 18, तो यहाँ से x - y = कितना हो जाएगा 12। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 3 years ago, अगो आ जाए, बिफोर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले, मतलब दोनों की एज में पहले। तो यहाँ पे लिख देंगे अगेन x - 3, क्या लिखेंगे x - 3। आप लोग जल्दी से सॉल्व करो, मुझे पता है सब लोगों को आता है और सॉल्व भी कर लिया होगा। तो यहाँ पर है x - 3 और = लिखेंगे अगेन y - 3, क्योंकि 3 साल पहले बोला, इसका मतलब दोनों की एज में 3 माइनस हो जाएगा। फिर है 3 years ago he was 9 times as old as his son। अब इसमें बोला है he was मतलब man was 9 times। अब man को क्या 9 times बोला है, तो 9 times लगाना है इसमें। तो अब क्या करना है, इसको भी इसके जैसे सॉल्व कर। तो x - 3 = 9y - का 27 हो जाएगा। फिर x - 9y = हो जाएगा -24। अब ये 2 इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ से आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का मेथड को यूज करके हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर ग्राफिकली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन भाई इतने बड़े को कौन चूज करे, छोटे से ही को चूज करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में से भी हम यूज करेंगे एलिमिनेशन को। तो एलिमिनेट करना है। अब देखो x और x दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो इसीलिए एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में से पहले लिखना इक्वेशन फर्स्ट को x - 3y = 12, फिर इसी के नीचे लिखना x - 9y = का 24। अब देखो, इसको हटाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, साइन सबके एक्सचेंज कर दो, इधर माइनस है प्लस, इधर माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर 9 में से 3 गए तो बचे 6y = 36। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6। इसका मतलब बच्चे की एज तो आ चुकी है 6, बेटे की एज आ चुकी है 6। अब 6 को पुट करना है तुम लोग को किसी भी इक्वेशन में, तो पुट y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 6 9 54 = का 24। तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा 30। मतलब ये कि जो मैन है वो 30 ईयर्स का है एंड जो सन है वो 6 ईयर्स का है। आप लोगों को कैसे लिखना है, द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी 30 ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी 6 ईयर्स। और यहाँ पर हमने कर चुका है अपना वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन या फिर ग्राफिकल के और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोगों को पता है कहाँ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पे भी आप जा सकते हो, जहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। थैंक यू।